हेलो एवरीवन, एज ए फिनसर्व के क्वार्टर वन एफआई 27 के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज हम इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड साथ में इस एनबीएफसी का हम लोग वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो मैनेजमेंट ने एक नियर टर्म का अपना गाइडेंस दिया था। उसके अंदर यदि बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करेंगे। ऑल्दो एफआई 27 के लिए स्पेसिफिकली कॉनकॉल के अंदर अपनी लोन बुक को लगभग 35% के आसपास में ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, बट वो स्पेसिफिकली एफआई 27 के लिए था, नियर टर्म के लिए नहीं था। बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट लगभग 4.5 से 5% के आसपास अचीव करेंगे। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 14 से 16% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करने का। और यदि बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारा प्रॉफिट लगभग 30 से 35% से ग्रोथ कराएंगे। और यदि बात करूं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 27 और फर्दर ईयर्स के अंदर भी हमारा एसेट क्वालिटी यहाँ पे यू कैन सी हमारे एनपीएस जीरो रहेंगे, कोई भी हमारा ग्रोस एनपीए पे क्रिएट नहीं होगा। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग बिजनेस मॉडल की बात नहीं करेंगे बिकॉज पुराने काफी वीडियोस के अंदर बिजनेस मॉडल की बात करिए। ये एनबीएफसी का यू कैन सी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है। तो डायरेक्टली एक बार इंटर करते हैं, लाइक जो कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको एक बार हम लोग गो थ्रू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो 4 से 5 गाइडेंसेस दिए थे, क्या उनको अच्छे से डिलीवर किया है, क्या उनको ओवर अचीव किया है या फिर उनको अंडर अचीव किया है। इसमें से एक गाइडेंस का हमें पता लग गया था क्वार्टर वन का जब बिजनेस अपडेट आया था कि लोन बुक की ग्रोथ रेट लगभग 82% के आसपास में हुई है, वो हमें ऑलरेडी पता लग गया था। बट एक बार बाकी का जो लगभग 4 पैरामीटर्स और है, उन पे किस तरह से डिलीवरी हुई है, अंडर अचीव किया, ओवर अचीव किया, एक बार उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पे मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो शेयर करी कंपनी के मैनेजमेंट ने, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी, राइट? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के पर्सपेक्टिव से। तो डिसबर्समेंट यहाँ पे वाई वाई 39% से ग्रोथ किया है। लोन बुक ग्रोथ का हमें ऑलरेडी पता था, 82% से ग्रोथ किया था। और यदि बात करूं मैं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे लगभग 5% के आसपास का अचीव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14% अचीव कर लिया है, जो गाइडेंस था उसका लोअर रेंज यहाँ पे अचीव कर लिया है। यदि एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनके एनपी यहाँ पे नील दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यदि बात करें कंपनी के नेटवर्थ में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे 1535 करोड़ रुपए का अचीव हो गया है। मतलब यदि गाइडेंस से इसको कंपेयर करें, तो जो रिटर्न रेशियोज का गाइडेंस था वो तो भी हमें अचीव कर लिया है। लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस था वो भी अचीव हुआ है। एसेट क्वालिटी वाला गाइडेंस भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड मतलब थिंग्स आर ऑन ट्रैक, लाइक जो गाइडेंस था वो लाइक यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर हम लोग पैट ग्रोथ वाला गाइडेंस और देख लेते हैं। बाकी के गाइडेंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं चारों। तो पैट ग्रोथ का गाइडेंस आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे क्वार्टर वन एफआई 27 को Q4 एफआई 26 से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लाइक लोन बुक के अंदर क्यू बेसिस पे 16% की ग्रोथ है। और यदि पैट ग्रोथ की बात करें तो क्यू बेसिस पे लगभग 27% का पैट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे 54 करोड़ रुपीस का डिलीवर हुआ है क्वार्टर वन एफआई 27 के अंदर। एंड देन क्वार्टर वन इस वाले क्वार्टर वन एफआई 27 को लास्ट ईयर के क्वार्टर वन एफआई 26 से भी कंपेयर किया है। तो लोन बुक ग्रोथ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था 82% वाला। सीधे एक बार पैट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर 119% का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट था लगभग 25 करोड़ रुपए का। इस साल प्रॉफिट आया 54 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इसका मतलब जो जो मैनेजमेंट के गाइडेंस थे उनको सबको यहाँ पे अचीव कर ही लिया। मतलब ऐसे कोई यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखते हैं कुछ और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स आई हैं, उनको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं ताकि बिजनेस के अराउंड हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो ये इनका कहना है कि हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, जो एंकर्स जिनके सप्लायर्स और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाइक यहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है कंपनी। तो लाइक एपीएल अपोलो ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस वहीं से आता है। और जो बाकी के इनके और एंकर्स हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स हैं जिनके लाइक सप्लायर्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लाइक यहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है। लाइक टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, केए इंडस्ट्रीज है, कजारिया सेरेमिक्स है, पॉलीकैब, मतलब एन नंबर ऑफ कंपनी जो इंडिया के बड़े-बड़े यू कैन से इंफ्रा बिल्डिंग के अंदर काम आने वाली कंपनीज हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनीज है। उनको जो लाइक सप्लायर्स रॉ मटेरियल देते हैं, उनको भी फाइनेंसिंग का काम करती है। एंड साथ में इन कंपनीज का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है कॉर्पोरेट्स का जो एंकर्स है, तो ये जो कंपनीज जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइक एंड यूजर तक पहुंचाती है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्लैरिटी हमें मिली गई है क्लाइंट के बेसिस पे, यहाँ पे किस तरह के क्लाइंट का यहाँ पे साफ-साफ लाइक यू कैन से डेटा दिखाई पड़ रहा है। एंड साथ में ये इनके लाइक बैंकिंग पार्टनर्स हैं, तो उसमें एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट एज़ इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं पड़ी है। ये वाली स्लाइड एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, इनका कहना है हमारा लार्ज बी2बी एंटरप्राइजेज भी हैं, स्मॉल बी2बी एंटरप्राइजेज भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, डीलर्स भी हैं, सब डीलर्स भी है, रिटेलर्स भी है, इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हैं। ये वाला लाइक और उन लोगों ने बकेट ऐड किया है। एंड जो लाइक इंडिविजुअल कस्टमर्स होता है, लाइक किसी को अपना यू कैन से
लाइक बिल्डिंग खड़ी करवानी है, लेट्स से स्कूल बनवानी है, हॉस्पिटल बनवाना है, तो भी दैट इज कूल्ड एंड कंज्यूमर ना। तो लाइक वहाँ पे लाइक इनका तरफ से जो मटेरियल जाता है, लाइक उनको भी लाइक इन्वॉइसिंग के पर्सपेक्टिव से लोग लाइक लोन यू कैन से प्रोवाइड शायद करते होंगे। रिटेलर्स का भी इनके अंदर नाम है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन रिटेलर को अपना सामान बेचते हैं, वहाँ पे भी इन्वॉइसिंग होती है, वो भी शायद ये लोग फाइनेंस करने का काम करते हैं। तो ठीक है, मतलब एज़ सच इनका वाइड रेंज ऑफ कस्टमर सेगमेंट है और मतलब बढ़िया तरीके से इनका लाइक वाइड रेंज ऑफ जो कस्टमर सेगमेंट है, वो यहाँ पे अच्छे से लाइक दिखाई पड़ रहा है। साथ में इन लोगों का जो गाइडेंस दिया गया था, एक बार उसको रिट्रेट कर लेते हैं कि लाइक अभी कोई गाइडेंस में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो ईएम ग्रोथ का गाइडेंस सेम है 25 से 30% का। पैट ग्रोथ का गाइडेंस भी सेम है लगभग 30 से 35% का। रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस भी सेम है 4.5 से 5% का। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी 14 से 16% का। एंड देन आपका लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो 13 से 17% का। एंड देन एनपीए आपका नील होने का गाइडेंस है। तो जो इनके गाइडेंसेज हैं वो यहाँ पे साफ-साफ सही दिखाई पड़ रहे हैं। मेजरली इनका जो प्रोडक्ट्स सेगमेंट है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का है। एंड देन आपका अभी लोग डायरेक्टली लॉन्च ऑफ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड डिजिटल लेंडिंग वाले प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी अपना फुटप्रिंट दूसरे वर्टिकल्स के अंदर भी लाइक इंक्रीज करने का यहाँ पे प्लान कर रही है। दैट इज ए गुड थिंग कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। सॉरी। तो ठीक है, काइंड ऑफ मतलब ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है कि एज ए फिंसर का लाइक क्वार्टर वन का जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो किस तरह से गया है। एंड साथ में जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था मल्टीपल पैरामीटर्स पे कि हमारे ये 5-6 पैरामीटर है जिन पे हम लोग इस तरह से हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने का प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी देने का प्लान कर रहे हैं, वो गाइडेंस में यहाँ पे साफ-साफ अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एज सच जो गाइडेंस था बिल्कुल वो उसको ओवर अचीव ही किया है एंड साथ में लाइक यू कैन से काफी सारे पैरामीटर पे अचीव ही किया है एंड साथ में जो इनका फर्दर गाइडेंस है उसको मेंटेन भी रखा है। तो ये काइंड ऑफ हमने लाइक क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्कस किया। अब इस कंपनी का यू कैन से थोड़ा एक रिस्क एनालिसिस करने वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो रिस्क एनालिसिस में मेरे को यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स दिखाई पड़ते हैं। पहली बात कर लेता हूँ कि यार इनका अभी तक तो कोई ग्रोथ एनपी नहीं आया है। अभी तक तो इनकी बिल्कुल एसेट क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया से मैनेज है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही इनका यू कैन से कभी ग्रोथ एनपी यू कैन से एनपीए बनेगा, तो उस टाइम पे मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। ये काइंड ऑफ रिस्क है जो हमें दिमाग में कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। बिकॉज़ जिनको अपना यू कैन से कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन मेकिंग करना है, उनके लिए फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितनी वोलेटिलिटी को यहाँ पे झेल सकते हो, राइट? सेकंड बात ये आती है कि लाइक जैसे इनका यदि लाइक आपका यू कैन से एनपीए बनेगा कोई अकाउंट, तो डेफिनेटली इनकी रिटर्न रेशियोज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो वाला फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा बिकॉज़ जब हाई रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है, तो आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ की ग्रोथ रेट है वो ज्यादा रेट से ग्रो करती है। आपका कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो ज्यादा रेट से ग्रोथ करता है, आपका जब रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है। तो जब एनपीए बनेगा तो आपके रिटर्न रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो आपको फैक्टर देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट एक और आता है यहाँ पे, लाइक मैनेजमेंट ने प्रीवियस लास्ट के 1 डेढ़ साल के अंदर अपने गाइडेंसेस को काफी फ्लक्चुएट किया है। पहले लोग यू कैन से इन्होंने जो इनका गाइडेंस था लाइक एफआई 25 के बाद 23 करोड़ रुपए की लोन बुक थी। उसको टारगेट दिया था एफआई 26 के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए की लोन बुक अचीव करने का। देन क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में उसको घटा के लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास की लोन बुक कर दिया था। और क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में भी बोला था कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 20 से 25% से ग्रोथ कराएंगे। एंड देन क्वार्टर 4 की कॉन कॉल में जब इनका रिजल्ट आया, लाइक लोन बुक इनकी लगभग 3900 समथिंग 3940 करोड़ के आसपास की हो गई थी। तो इन लोगों ने गाइडेंस को वापस रिट्रेट करके 25 से 30% लोन बुक ग्रोथ तक कर दिया था। तो ये काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लाइक गाइडेंस मैनेजमेंट तरफ से जो गाइडेंस है उसमें फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, वो पुरानी बात है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर वैसे कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं आने चाहिए, राइट? तो ये काइंड ऑफ है, मे बी अगले किसी क्वार्टर में जाके कुछ एनपी का इश्यू आ जाए, देन फिर अगेन लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे अपने गाइडेंस को फ्लक्चुएट करा दे, तो वो काइंड ऑफ चीजें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। अगेन इसी का नाम तो इक्विटी इन्वेस्टिंग है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टिंग में कुछ फिक्स नहीं होता कि आगे जाके क्या होगा, बट हमें आगे जाके क्या क्या रिस्क बन सकते हैं उनको पहले ही हमारे दिमाग में सेट कर लें, ताकि ऐसा कभी रिस्क आए तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा धक्का ना लगे कि यार ये क्या हो गया। दैट्स व्हाई ये अपकमिंग जो छोटे छोटे रिस्क है एज सच, काफी लोग इन्वेस्टर इनको बड़ी रिस्क कंसिडर भी कर सकते हैं, काफी इन्वेस्टर इनको छोटे रिस्क भी कंसिडर कर सकते हैं। बट दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि जितने भी मेरे को यहाँ पे रेड फ्लैग्स येलो फ्लैग्स दिखाई पड़ते हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए, अपकमिंग टाइम के लिए, अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए बिजनेस से रिलेटेड मेरे को यहाँ पे बताने चाहिए, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और मेरे को यहाँ पे फ्लैग दिखाई पड़ रहा है, आपने देखा होगा जो मिस्टर विनय गुप्ता है, जो लाइक कंपनी के यू कैन से काइंड ऑफ एमडी एंड सीईओ है, जो कंपनी की मैनेजमेंट रन करते हैं कंपनी को, उनकी शेयर होल्डिंग पिछले 8-10 क्वार्टर में बिल्कुल कंपनी के अंदर कम होती जा रही है। मतलब अभी तो इस क्वार्टर के अंदर तो लाइक इनका जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 1% के नीचे है, मतलब जो डॉक्टर मिस्टर विनय गुप्ता है, ऑल्दो जो मेन प्रमोटर उनकी होल्डिंग तो लाइक बढ़ी है, पर जो मिस्टर विनय गुप्ता है उनकी होल्डिंग कम हुई है, लाइक 1.3% थी, उसके कट के बिलो 1% आ गई है। तो देखना पड़ेगा, मे बी हो सकता है कि लाइक प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे इक्विटी लाइक इन्फ्यूजन करने का कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया होगा, वो भी एक एंगल हो सकता है। बट यार मे बी मिस्टर विनय गुप्ता ने यहाँ पे कोई अपने स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग सेलिंग करी होगी, वो भी चीज हो सकती है, बिकॉज मतलब मे बी अभी तो स्टॉक प्राइस काफी दौड़ गया था, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कुछ यहाँ पे लाइक स्टॉक्स यू कैन से सोल्ड आउट करे गए होंगे मे बी मिस्टर विनय गुप्ता की तरफ से, वो भी ऑप्शन हो सकता है। बट अगेन लास्ट के लगभग 8-10 क्वार्टर के अंदर आई थिंक इनका शेयर होल्डिंग 2.78% था,
वहां से घट के आई थिंक बिलो 1% आ गया, मे बी यहाँ पे आई डोंट नो अभी कितना है, बिकॉज शेयर होल्डिंग नाम में इनका जो पब्लिक कैटेगरी के अंदर ए 1% से ऊपर शेयर होल्डिंग होती है उनमें उसके अंदर नाम नहीं आ रहा था। तो आई थिंक 2.7% से बिलो 1% आई थिंक 50% का इक्विटी डाइल्यूशन तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली पिछले लगभग 1.5-2 साल के अंदर। वो तो थॉट प्रोसेस मेरा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिंग हुई है मिस्टर विनय गुप्ता जी की तरफ से। तो ये काइंड ऑफ मेरे को येलो फ्लैग है, सच कोई यहाँ पे रेड फ्लैग नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक कंपनी के एमडी एंड सीईओ स्टॉक्स की यू कैन से लिक्विडेशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा यू कैन से उतना यू कैन से कॉन्फिडेंस मतलब बनने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, राइट? तो काइंड ऑफ 3-4 कंसर्न्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे जब मैं इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। तो मेरे को थॉट में, तो आई थिंक मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को मैंने यू कैन से मेजर, माइनर, रिस्क काइंड ऑफ चीजों की तरफ से आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। देखो यार, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14% के आसपास तक तो पहुंच चुका है, और मे बी FY27 के एंड तक 15 साढ़े 15% के आसपास का, 16% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अचीव कर सकते हैं। एंड इसी तरह से इनका यदि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चलता है, 25 से 30% लोन बुक ग्रोथ होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हैं, तो मे बी FY28 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास भी जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज हम जब भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या-क्या डिलीवरी एक्सपेक्टेड हो सकती है अगले 1-2 साल के अंदर, उसके बेसिस पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखो यार, यदि लाइक यदि हम लोग इस कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर का या फिर नेटवर्थ के अंदर नेटवर्थ कितने रेट से ग्रो करेगी उसको यदि ड्राइव करने की कोशिश करें, तो हमें देखना पड़ेगा रिटर्न ऑन इक्विटी में भी यू कैन से 16% की 17% ले लें नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के बेसिस पे यहाँ पे इनका जो नेटवर्थ की जो ग्रोथ हो सकती है, मे बी यू कैन से 35-40% के आसपास में हो सकती है। अराउंड 35, 36, 37, 38% के आसपास में, गिवन द कंडीशन की रिटर्न ऑन इक्विटी इनका यदि हाई जाता है, 18-19% के आसपास जाता है, तो उसके बेसिस पे भी, और यदि रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से थोड़ा कम हो जाता है, यदि एसेट क्वालिटी खराब हो गई, तो मे बी 30 से 35% के आसपास एक रेंज बन सकती है, 30 से 40% के आसपास में नेटवर्थ की ग्रोथ रेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। गिवन द कंडीशन इन लोगों ने कोई नया क्यूआईपी से पैसा रेज ना किया हो, उस केस की मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। हाँ, यदि क्यूआईपी से नया पैसा रेज कर लिया तो डेफिनेटली नेटवर्थ आपकी जंप कर जाएगी बाद में, राइट? तो लाइक यहाँ पे जो बुक वैल्यू पर शेयर की ग्रोथ की हमने बात कर ली है नेक्स्ट अराउंड 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, मे बी अराउंड 30 से 40% की रेंज हमने लेके यहाँ पे चली है। एंड अब बात करते हैं कि लाइक यार प्राइस टू बुक रेशियो में क्या एक्सपेंशन हो सकता है। तो देखो यार, करंटली इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, आई थिंक 1550 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो कंपनी का यदि प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट करना चाहें तो लगभग 2.6 2.7 के आसपास में दिखाई पड़ता है। अब देखो जो कंपनी लाइक जहाँ पे लगभग मोर देन 80% 90% के आसपास में सिक्योर लेंडिंग कर रही है, एंड साथ में लाइक वहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ रेट 25 से 30% के आसपास में है, तो एक्सपेक्टेड है कि जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा, मे बी आज से 1 साल बाद आ जाए, 1.5 साल बाद आ जाए, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 इयर्स के अराउंड के होराइजन की बात कर रहा हूँ। तो मे बी 2 इयर्स के होराइजन के अंदर यहाँ पे एक जब बुल मार्केट के टाइम पे इसका यू कैन से प्राइस टू बुक रेशियो क्या मिल सकता है, मे बी अराउंड 4 के आसपास का। 25 से 30% लोन बुक ग्रोथ रेट, गिवन द कंडीशन आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 16-17% के आसपास में है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है, एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुई है, उस केस के अंदर आपको मे बी अराउंड 4 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो शायद मिल सकता है। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, वो 4.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। मैं यहाँ पे चलो एक रेंज की बात कर रहा हूँ, अराउंड 4 के आसपास में। मतलब इनका पीबी रेशियो का एक्सपेंशन कितना बन सकता है, लगभग 50% के आसपास में। तो यदि दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ओवरऑल मार्केट कैप में यहाँ पे कितना एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि 1.35 को मैं यदि 1.50 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मोटा-मोटी यू कैन से लगभग 2x के आसपास का यू कैन से मार्केट कैप में एक्सपेंशन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बट अगेन बहुत सारी कंडीशंस इसके लिए अप्लाई हैं। फर्स्ट लाइक जो हमने रिस्क की बात करी है, ऐसे रिस्क यहाँ पे नहीं आए, मतलब लाइक एसेट क्वालिटी खराब ना हो, रिटर्न रेशियोज खराब ना हो, वो यहाँ पे लाइक आपका यू कैन से चीजें रिस्क वहाँ पे मैनेज होने चाहिए। एंड देन लोन बुक की ग्रोथ रेट जो 25-30% के आसपास में वो डिलीवरी होती रहनी चाहिए नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। एंड देन आपका लाइक जो हमने बाकी की चीजों की बात करी है, लाइक आपका यदि लाइक लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से रिटर्न रेशियोज की हमने वैसे बात कर ली है, मेजॉरिटी वाली चीजें तो यही है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, रिटर्न रेशियोज पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यदि सारी चीजें मैनेज रहती है, उसी केस की बात है, मतलब यदि सारी सारी चीजें मैनेज नहीं रहती है और लाइक आपका एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगा, रिटर्न रेशियोज खराब हो जाएगा, तो फिर कैसे हो पाएगा पीबी प्राइस टू बुक रेशियो का एक्सपेंशन, कैसे हो पाएगा आपका यू कैन से बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट अच्छी। तो वाले रिस्क फिर यहाँ पे नजर आते हैं। बट अगेन ओवरऑल हमें लाइक दोनों यूज केसेस को लाइक ऑप्टिमिस्टिक भी पेसिमिस्टिक भी सारी चीजें हमें कंसिडर करके ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है इक्विटी यू कैन से एनालिसिस के अंदर। अगेन लाइक मैंने यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक होके यहाँ पे एक चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करिए, गिवन द कंडीशन जो रिस्क मैंने यहाँ पे बताई है वो यहाँ पे यू कैन से फेस नहीं होनी चाहिए, उन रिस्क को मिटिगेट मतलब वो रिस्क आनी ही नहीं चाहिए, उस वाले केस की मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन करने की कोशिश करी है। ऑल्दो लाइक बुल मार्केट के अंदर हमें नहीं पता कितना एक्सपेंशन हो सकता है, मे बी प्राइस टू रेशियो 5 का भी जा सकता है, 6 का भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना एक्सट्रीम बुल मार्केट है। बट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल जो लाइक यू कैन से निफ्टी लेट्स यहाँ पे अराउंड 20 25 30% के आसपास यहाँ से यू कैन से
हमारे इक्विटी इंडेक्सेस ग्रो करते हैं, उस वाले यूज़ केसेस की मैंने यहाँ पे नॉर्मली बात करने की कोशिश करी है। तो एक्सपेक्टेड भी है नेक्स्ट अराउंड 2 ढाई साल के अंदर में भी यू कैन से लाइक इस तरह का एनवायरनमेंट में भी बने, बिकॉज़ लास्ट के 2 इयर्स के आस-पास ऐसा कोई इतना कंसोलिडेशन वाला मार्केट ही रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट डेढ़ 2 साल के अंदर फिर से एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यू कैन से पॉजिटिव चीज़ दिखाई पड़े इक्विटी इंडेक्सेस के अंदर। उसी के बेसिस पे लाइक मैंने एक ओवरऑल चीज़ों रिस्क वाले पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ओवरऑल इस कंपनी का किस तरह से मार्केट कैप में एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है एंड किस-किस तरह से बिज़नेस की ग्रोथ की डिलीवरी हो सकती है, उन सब चीज़ों की यहाँ पे आपके साथ में यू कैन से डिस्कशन करने की कोशिश करी है। भले इस एनबीएफसी के बारे में होलसेल मैंने यहाँ पे एक मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू पॉइंट देने की कोशिश करी है। ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ, लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एक इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से इंडिपेंडेंटली ले सकें। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।